नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एट सभी ऑनलाइन तैयारी पे। दोस्तों, आप लोग को जो वीडियो भेजी जाती है तो आप लोग वीडियो को देखते नहीं और दूसरी चीज़ चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है, छोटी छोटी वीडियो जो है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी यूपी एग्ज़ाम में, यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम में, यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण ये हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक, आप लोग एक बार वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद देखिए कि क्या कंटेंट है। कंटेंट आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है, अन्य की अपेक्षा नहीं है। ठीक, बाकी आप लोग की इच्छा, देखेंगे तो भी सही, नहीं देखेंगे तो भी सही। पढ़ना आप लोग को है और एग्ज़ाम निकालना आप लोगों को है। कोई हमको एग्ज़ाम नहीं निकालना, हमारा काम है आप लोग को सजेशन देना, आप लोग को सुझाव देना कि आप लोग कैसे पढ़ें, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम निकालें। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं अपनी क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आए हैं। यहाँ जो आज जो टॉपिक के बारे में आपको चर्चा होगी, वो टॉपिक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और नोट्स भी हो सके तो बनाइएगा। ठीक, जैसे एक हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको देखिएगा, जहाँ से ना समझ में आए कमेंट करके बताइएगा। तो राष्ट्रीय आय तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि, यानी कि एक वर्ष में निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। तो राष्ट्रीय आय क्या है? एक वर्ष में किसी देश में एक निश्चित समय अवधि, यानी कि एक वर्ष में निर्मित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे उस देश के आर्थिक स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता का मुख्य सूचक माना जाता है। आर्थिक स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता का मुख्य सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना मुख्य रूप से 3 तरीकों से की जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन आया भी है कि राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरीकों से की, तो 3 तरीकों से। एक होता है आय विधि। इसमें सभी उत्पादन कारकों, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है, जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ शामिल। तो ये आय विधि हो गई। आय विधि में क्या होता है? इसमें सभी उत्पादन, जितने मतलब उत्पादन के कारकों में जितने लोग लगे थे उत्पादन करने में, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ठीक, तो उसके द्वारा जो अर्जित आय हुआ और जिसमें आपका मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ शामिल है, ये सब क्या हो गई? आय विधि के अंतर्गत आती है। अब आते हैं उत्पादन विधि। दूसरी विधि है उत्पादन विधि। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़ा जाता है। तब अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्र, यानी कि 3 क्षेत्र हैं, जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, उसमें के सभी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़ा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उत्पादन विधि। फिर आते हैं व्यय विधि। व्यय विधि क्या है? इसमें कुल उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है। किसी भी देश की आय का अनुमान लगाने के लिए अर्थशास्त्र में निम्नलिखित कारक हैं। ठीक, तो व्यय विधि क्या हो गई? इसमें कुल उपभोग, कितना निवेश हुआ, सरकारी खर्च कितना हुआ और उसके बाद शुद्ध निर्यात जो हुआ कितना हुआ, इस सब को जोड़ के व्यय विधि का उपयोग किया जाता है।
तो ये कुछ कारक हैं, उसकी परिभाषा और गणना, कैसे गणना की जाती है। तो देखो, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। अब जैसे भारत में जो वित्त वर्ष होता है, वित्त वर्ष क्या है भारत का, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, भारत का वित्त वर्ष। आरबीआई का वित्त वर्ष क्या होता है? आरबीआई का वित्त वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक, ये आरबीआई का होता है। ठीक, तो भारत के जो वित्त वर्ष है क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो ये एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ये कैसे निकाला जाता है, ये कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक, जीडीपी का फार्मूला क्या है, मैच करने के लिए दिया जाता है, मिलाने के लिए, जैसे जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ऐसे ये सब इसके फार्मूले होते हैं, इसको मैच करने के लिए दिया जाता है। तो जीडीपी बराबर क्या है, C+I+G+X-M। अब सी मतलब क्या हो गया, सी मतलब होता है कंजप्शन, उपभोग, प्लस आई मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट, प्लस जी मतलब गवर्नमेंट व्यय। ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंस है सरकारी व्यय, प्लस एक्स मतलब हो गया एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, माइनस उसके बाद हम जो इंपोर्ट किए, आयात किए, वो उसमें से घटा देते हैं। तो जीडीपी बराबर हो गया C+I+G प्लस ब्रैकेट में X माइनस M, यानी कि निर्यात में से आयात को घटा के फिर टोटल जोड़ते हैं कि कितना कंजप्शन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना सरकारी खर्च हुआ, ये सब मिला के जो है आपका जीडीपी बनता है। फिर आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो किसी अर्थव्यवस्था में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। यानी कि जीडीपी में हम जो विदेशों से आय हमारे भारत की यानी कि अपने देश की जो हुई, उसको जोड़कर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करते हैं। तो इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। जैसे जो लोग भारत में जाके, भारत के बाहर जाकर जो मतलब कमाते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उनकी भी आय को हम लोग जोड़ते हैं, तो वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक, तो जीएनपी मतलब हो गया जीडीपी, मतलब अपना सकल घरेलू उत्पाद, प्लस विदेशों से जो शुद्ध कारक आय है, मतलब विदेशों से जो शुद्ध कारक आय का मतलब, जैसे कुछ लोग विदेश के यहाँ रहते हैं भारत में, और कुछ लोग अपने देश के जाके विदेशों में रहते हैं। तो जो विदेश से सारा पैसा आया वो, और प्लस जो अपने यहाँ में विदेशी रहकर जो पैसा यहाँ से लेकर विदेश गए, वो सबको माइनस करके जो शुद्ध कारक आय है वो उसमें हम जीडीपी में जोड़ते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, जीएनपी। ठीक, तो ये अपना हो गया जीएनपी। ठीक, अब आते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उससे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कहते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एनएनपी क्या हो गई, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमको क्या मिल गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अब शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनआई क्या है, इसे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये राष्ट्र के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल कारक आय का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब इसका फार्मूला क्या है शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालने का,
ये कारक लागत पर एनएनपी यानी कि कारक लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो शुद्ध राष्ट्रीय आवास, या एनएनआई क्या है, बाजार कीमतों पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये जोड़ के हमको एनएनआई निकलता है। इसके दो फार्मूले हैं, एक शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनआई बराबर कारक लागत पर एनएनपी, एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट, इसको बोलते हैं कारक लागत पे। एनएनआई बाजार कीमतों पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो मिलेगा शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। ये औसत जीवन स्तर का अनुमान देता है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होगा कि कुल राष्ट्रीय आय, भारत की कितनी राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, कितनी जनसंख्या, उसमें से डिवाइड करके जो बचता है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मुख्यतः अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला क्या, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को पक्के तौर पर प्राप्त किया जाता है, यथा जैसे क्या होगा, उत्खनन यानी कि खनिज, फिर कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। यानी कि जो चीज़ हम उत्पादन करते हैं, मतलब कच्चा जो चीज़ होता है, और ये प्राकृतिक संसाधनों के जैसे जंगल से हम लकड़ियाँ काटते हैं, ठीक, और खनिज निकालते हैं, कृषि कार्य जो हो गया, पशुपालन है, मछली पालन है, ये सब हमारा प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में लोग कृषि में लगे रहते हैं, मतलब कच्चे माल का समझ उत्पादन करते हैं। ठीक, वो लोग कच्चा माल प्राप्त करते हैं। ठीक, उसके बाद इसी क्षेत्र को कृषि एवं संबंधी गतिविधियों भी कहा जाता है। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको एक प्रकार से कृषि से संबंधित गतिविधियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। यानी कि जो विकासशील किसी देश की अर्थव्यवस्था है तो वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक लगे रहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में लगे रहेंगे। ठीक, अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, ये जो है सब लोग उत्पादन करता है, इसको उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं। ये मतलब जैसे कच्चे माल का हम लोग ऐसे बना के उसका उत्पादन करते हैं, तो जैसे फैक्ट्री में ले, जैसे मान लो हम कृषि से गन्ना पैदा किए, अब गन्ना को जो गन्ने का उत्पादन जो हमने किया वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र रहा। लेकिन अब हम गन्ने को ले जाकर जब चीनी मिल में ले जाकर उसमें चीनी का उत्पादन करेंगे तो हमारा वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाए। कि हम कच्चे माल को पक्के तौर पर उसको तैयार करते हैं तो वो क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है। यानी कि अब इसकी परिभाषा देखें तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। ठीक, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का जो कच्चा माल था वो अपने उत्पाद में वो उपयोग करता है, तो क्या है, द्वितीयक क्षेत्र, जैसे वित्तीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि वो क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, वित्तीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या है, लौह एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन हो गया, बिस्किट केक हो गया इत्यादि उद्योग। ठीक, वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है। यानी कि जो हम बनाते हैं उसको दोबारा विनिर्माण, मतलब दोबारा बनाते हैं उसी की चीज़ का। ठीक, यही कारण है कि इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि कच्चे माल का हम लोग उसको विनिर्माण, यानी कि हम जैसे कच्चे माल का उत्पादन कर निर्माण करते हैं उसके बाद हम उसको विनिर्माण उसमें करते हैं तो
हमारा द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है या औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आते हैं तृतीयक क्षेत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, पर्यटन इत्यादि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र जो था वो हमारा था कृषि, यानी कि कृषि जो है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में है, ठीक, कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो गया, यानी कि जो उद्योग निर्माण में जो लगे रहते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में हमारा सेवा क्षेत्र हो गया। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ठीक। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में लगे हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में लगे हैं। और सबसे ज़्यादा योगदान भी जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का ही है, ठीक, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से 100% बनते हैं, एकदम से निश्चित है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आना है। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।